हेलो दोस्तों, मैं चित्रांशु चतुर्वेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज मैं आपसे कुछ बात करूंगा दालों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी फसलें हैं और जनरल क्वेश्चन इनसे बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए, आज कुछ बात करेंगे तो कुछ जनरल जानकारी पहले ले लेते हैं कि दाल होती क्या है। तो सबसे पहले होता है कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पल्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्सेस कहते हैं। तो पल्सेस हिंदी में क्या कहते हैं? इसको दालें कहते हैं। ठीक है, अब दालें अगर पूछा जाए किस शब्द से, मतलब किस भाषा का शब्द है, तो दाल लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द। अगर लैंग्वेज पूछी जाए, क्या पूछी जाए? लैंग्वेज, या इसको क्या कहते हैं हम, आपकी अगर भाषा पूछी जाए किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसके बाद क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए ये लैटिन जो शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, कि लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पत्ति हुई, किस शब्द से उत्पत्ति हुई। भाषा क्या है? लैटिन। अब वर्ड अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? वर्ड पूछा जाए तो इसका वर्ड क्या हो जाएगा? प्रोरीज, पेरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरीज हो जाएगा। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है सूप। क्या होता है अर्थ? इसका अर्थ क्या होता है? सूप होता है। अर्थ क्या होता है? सूप। यस, ओ क्या होता है? सूप। सूप इसका क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे हम? सूप इसका क्या होता है? अर्थ। ये हो गई इसकी मतलब शब्द से। क्या, किस भाषा का शब्द है? जो ये लैटिन पल्सिस है, किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किस शब्द से उत्पत्ति? प्रोरीज से, जिसका अर्थ क्या है? फल से, जो जिसका अर्थ क्या है? सूप है। सूप को हिंदी में चाहे कह दो चाहे इंग्लिश में कह दो, बात एक ही होती है, सूप। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम अदर जानकारी। देखते हैं हम क्या देखते हैं? अदर जानकारी आपकी देखते हैं। तो इसको थोड़ा साइड में कर दिया जाए। कहाँ कर दिया जाए? इसको थोड़ा साइड में कर दिया जाए, वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे आओ। इसके बाद क्या होता है कि अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा आपसे, कि पहला यही क्वेश्चन होता कि दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं दोस्तों? अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि दालें किसका अच्छा स्रोत होती है, तो मेरे दोस्तों दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। किसका अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। तो आंसर ऐसे ही लिखा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस दाल में पाई जाती है? जब प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है तो प्रोटीन कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं? हाँ, एक शब्द और होता है, एक वाक्य क्या आपको मिल जाएगा कि ये जो प्रोटीन शब्द है, क्या है? प्रोटीन शब्द है। ये जो प्रोटीन क्या है? तो अगर पूछा जाए प्रोटीन किससे बने होते हैं, दालों में प्रोटीन तो पाया जाता है, तो अमीनो एसिड। अगर पूछा जाए प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो अमीनो एसिड से बने होते हैं, अमीनो अम्ल से मिलकर तो प्रोटीन का निर्माण होता है। पूछा जाए प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। अब देखो, जितने अमीनो अम्ल हैं, क्या हैं? अमीनो अम्ल बहुत प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? बहुत प्रकार के, लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, जिसमें कुछ इसेंशियल अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल कितने प्रकार? 20 हैं अमीनो अम्ल। ठीक है, तो अमीनो अम्ल 20 प्रकार के लगभग होते हैं। कुछ इसेंशियल होते हैं और कुछ लाभ, या ऐसे समझ लो, कुछ लाभकारी होते हैं और कुछ हमारे के लिए लाभकारी नहीं होते हैं। तो ऐसे ही अगर पूछा जाए कि दालों की प्रोटीन में या दालों में कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है, कौन सा अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में लिखो या प्रचुर मात्रा में लिखो? क्या लिखो? प्रचुर मात्रा में। क्या? प्रचुर मात्रा
में पाया जाता है। क्या पाया जाता है। तो कौन सा अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एक नहीं, इसमें 2 प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एक का नाम क्या है? एक का नाम है क्या? एक तो इसमें पाया जाता है एलिफेटिक लाइसिन। क्या पाया जाता है? लाइसिन। एक देखो, दालों में प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और जो दालों में पूछा जाए किस अमीनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है, तो किसकी पाई जाएगी? एक तो आपका क्या हो जाएगा? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। क्या हो जाएगा? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की किस में कमी पाई जाती है? दालों में अधिकता पाई जाती है। और पूछा जाए दालों में किस अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है, तो दालों में किस अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है? तो बताना मिथियोनिन की। किसकी कमी पाई जाती है? मिथियोनिन की। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। क्या? ट्रिप्टोफैन की क्या पाई जाती है? अधिकता। फिर अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा आपसे कि कमी किसकी पाई जाती है? किसकी कमी पाई जाती है? किसकी कमी पाई जाती है? तो अगर पूछा जाए किस अमीनो एसिड है, क्या है? अमीनो एसिड। अगर पूछा जाए अधिकता किसकी पाई जाती है दालों में? अधिकता और कमी। क्या हो जाएगा? कमी। एक होती है अनाज। क्या है? हमारे पास 2 प्रकार की फसलें हैं। क्या है? एक है अनाज, दूसरा क्या है? दालें हैं। क्या है? दालें। तो पूछा जाए अनाज में किस अमीनो एसिड की अधिकता पाई जाती है, तो दोस्तों अनाज में जिस अमीनो एसिड की अधिकता पाई जाती है वो क्या है? मिथियोनिन। क्या है? क्या है? मिथियोनिन। थोड़ा राइटिंग समझ में ना आए तो बता देना, ठीक है? मिथियोनिन। और कमी किसकी पाई जाती है? देखो अधिकता की बात हो रही है। अधिकता अगर पूछा जाए अनाजों में किस अमीनो एसिड की अधिकता पाई जाती है, तो किसकी अधिकता पाई जाती है? मिथियोनिन की। अगर दालों में अगर बात करी जाए किसकी अधिकता पाई जाती है, तो लाइसिन। एक क्या हो जाएगा आपका? लाइसिन है। दूसरा क्या आपका हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन। क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। और फिर अगर पूछा जाए कि कमी किसकी पाई जाती है, तो अनाजों में ये जो 2 हैं, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। क्या है? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन जो अनाजों में है उनकी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। ये लाइसिन और ट्रिप्टोफैन है, इनकी क्या पाई जाती है? अनाजों में कमी पाई जाती है। लेकिन जो आपका क्या हो जाएगा? मिथियोनिन। क्या हो जाएगा? मिथियोनिन की कमी किस में पाई जाएगी? आपकी दालों में। इसमें किसकी कमी पाई जाएगी? मिथियोनिन की। इसमें किसकी पाई जाएगी? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की। पूछा जाए दालों में किसकी कमी पाई जाती है? दालों में किसकी कमी पाई जाती है? तो मिथियोनिन की। अनाजों में किसकी कमी पाई जाती है? तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा अमीनो एसिड किस में पाया जाता है, इसीलिए इसमें हमने इतना समय लगाया है, बस भूलना ना, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप, इसके बाद सुनिए कि अब आ जाएगा कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? हाईएस्ट प्रोटीन हाईएस्ट प्रोटीन किस में पाई जाती है? हाईएस्ट प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो देखो मूंग में सबसे अच्छी और सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है 25%। इतनी ही किस में पाई जाती है? कभी कभी लोबिया में भी 25% पाई जाती है, लेकिन माना किस में जाता है? मूंग में।
क्योंकि अगर सबसे अधिक प्रोटीन पूछी जाती है तो किस में पाई जाती है, मूंग में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 25% पाई जाती है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए, क्या आ जाए क्वेश्चन कि सबसे अच्छी पाच्य प्रोटीन किस में पाई जाती है, कौन सा सबसे अच्छी पाच्य प्रोटीन, क्या सबसे अच्छी पाच्य प्रोटीन, तो सबसे अच्छी पाच्य प्रोटीन किस में पाई जाती है, वो भी किस में पाई जाती है, मूंग में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी, मूंग में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 25% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 25%। अब ये आ जाएगा कि सबसे कम प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो दालों में अगर सबसे कम की बात आएगी, सबसे कम प्रोटीन, तो सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है आपकी चना में। किस में पाई जाती है, चना में। कितनी पाई जाती है आपकी, 19 से 21% तक। कितनी पाई जाती है, 19 से 21% तक किस में पाई जाती है, चना में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ये जो 3 पॉइंट है ये भी आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कहीं ना कहीं इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद अब हम बताएंगे कि दालों एक शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं हार्वेस्टिंग इंडेक्स। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग इंडेक्स, या इसको क्या कह देंगे, कटाई सूचकांक। हिंदी में क्या कहेंगे, कटाई सूचकांक। क्या कहेंगे, कटाई सूचकांक। पूछा जाए कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स या कटाई सूचकांक जो शब्द है ये किसने दिया है, क्या पूछा जाएगा कि कटाई सूचकांक ये शब्द है ये किसने दिया है। सबसे पहले ये बताया, पूछा जाएगा कि कटाई सूचकांक के बारे में किसने बताया या ये शब्द किसने दिया। तो अगर ये पूछा जाए इसके बारे में किसने बताया, किसने बताया या किसने दिया, कुछ भी पूछ ले, किसने बताया, किसने दिया, या कटाई सूचकांक शब्द किसने दिया, तो इसका सबका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत इजी आंसर है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद करना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, डोनाल्ड, कौन थे, डोनाल्ड, पर उन्होंने नहीं दिया था, ये दूसरे डोनाल्ड थे। अगर पूछा जाए कटाई सूचकांक के बारे में किसने बताया, तो डोनाल्ड ने बताया। अब ये सोच रहे हो कि यहाँ पे क्यों बता रहे, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक इसका इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका फार्मूला। तो अगर सूत्र इसका पूछा जाए क्या होता है, इसको कटाई सूचकांक को सूत्र, कटाई सूचकांक को निकालते कैसे हैं, तो देख लीजिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बटे का चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बटे का चिन्ह लगाते हैं। गुणा हम क्या कर देंगे, इसमें 100 का कर देंगे। किसका गुणा कर देंगे, हम इसमें 100 का कर देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर क्या रख देंगे हम इसमें, ऊपर क्या रख देंगे हम इसमें कि इकोनॉमिक यील्ड, इकोनॉमिक यील्ड क्या रखेंगे, इकोनॉमिक यील्ड। नीचे क्या रखेंगे, बायोलॉजिकल यील्ड, बायोलॉजिकल यील्ड मतलब आपका आर्थिक उपज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आर्थिक उपज, आर्थिक उपज बटे इसको हिंदी में क्या कह देंगे, जैविक उपज, जैविक उपज क्या हो जाएगा, जैविक उपज गुणे 100, ये इसका हो जाएगा फार्मूला। आर्थिक उपज का मतलब ये समझो, कोई भी फसल जो उसमें उगाई उसमें आपने मेन उद्देश्य आपका उसमें क्या पाना था। जैसे हम गेहूं की फसल उगा रहे हैं तो मेन उद्देश्य हमारा ये है कि गेहूं की फसल से हम गेहूं के दाने कितने प्राप्त कर लें, क्या कर लें, कितने प्राप्त कर लें। जैसे कि हम कोई
फसल उगाते हैं चारे के लिए। किसके लिए उगाते हैं? चारे के लिए। तो मेन इंपॉर्टेंट ये रहता है हमारा आर्थिक या कह लो आर्थिक स्वभाव, या मेन बात ये रहती है कि उसमें अधिक से अधिक चारा हमें प्राप्त किया जाए। तो जो हमारी मुख्य उपयोगिता में चीज आएगी उसको किस में रखेंगे हम? आर्थिक में। जैसे चारे में पूरा वनस्पतिक भाग रख लेंगे। गेहूं की फसल उगा रहे हैं तो उसमें सिर्फ दानों को रखेंगे, भूसा, और वो सब हमारे लिए क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। वो किस में आ जाता है बच्चों? गेहूं को छोड़ के सब क्या आ जाएगा आपका? जैविक पदार्थ में। जैसे मक्का में मक्का के दाने आ जाएंगे, मक्का के दानों को छोड़कर जितना भी कुछ बचेगा अपशिष्ट पदार्थ वो किस में आ जाएंगे? जैविक उपज में आ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर हम दालों की खेती कर रहे हैं तो दालों में दालों के दानों को छोड़कर जो कुछ भी लकड़ी वगैरह सब आएगा वो किस में आ जाएगा? जैविक उपज में। जैसे कि अगर हमारी आर्थिक उपज 50 किलो है, कितनी है? 50 किलो। 100 किलो सारा उपज हुआ था, 50 किलो हमने क्या कर दिया? 70 किलो हमने क्या कर दिया कि हमारी उपज में आ गई। गेहूं की खेती हमने की, उसमें 100 किलो का एक बोझा है, उसमें से हमारा मान लो कि 40 किलो गेहूं निकला। 100 किलो में से कितना गेहूं निकला? 40 किलो। तो क्या करेंगे हम? इधर देख लो, अगर 40 किलो गेहूं निकला है तो ये हमारी क्या हो जाएगी? आर्थिक उपज, क्योंकि दाने का बटे अगर टोटल उपज कितनी थी बायोलॉजिकल यूनिट पूछेंगे तो कितना था वजन? 100 किलो। गुणा हम किससे करेंगे? 100 से करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 40%। अगर पूछा जाए कि 40%, हमेशा आंसर प्रतिशत में आता है। अगर हार्वेस्टिंग इंडेक्स की यूनिट पूछ ली जाए तो वो भी क्या होगी दोस्तों? प्रतिशत में होगी। इसके बाद क्या आ जाएगा कि अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा आपसे कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो होता है, क्या हार्वेस्टिंग इंडेक्स ये होता है, ये किस किस फसल में कितना कितना होता है? कटाई सूचकांक। ये क्यों दिया था? इंपॉर्टेंट इसका क्या था, या इतना जरूरी क्या था जो इसको अभी से दे दिया गया? तो इसका बहुत जरूरी था, क्योंकि हम कोई भी अगर फसल उगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी फसल उगा रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए था कि इसमें हमारे लिए कितना, जिसकी हमें जरूरत है वो कितना निकलेगा। कटाई सूचकांक से ये पता लग जाता है। जैसे कि अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट हार्वेस्टिंग इंडेक्स या सबसे अधिक कटाई सूचकांक क्या है? सूचकांक किसका है? मतलब सबसे अधिक कटाई सूचकांक किसका है? कटाई सूचकांक का मतलब वही होता है, आप कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको पूरा लाकर आप पूरा यूज कर ले, ना तो उसका कुछ अवशिष्ट पदार्थ बचता है, ना तो कुछ और बचता है। यानी कि कुछ भी हो, हम पूरा साबुत घर पे ले आए और घर पे लाके हमने उसको यूज कर लिया। तो ऐसी कौन सी क्रॉपें होती हैं? चारे वाली फसलें, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? हमें कि वेजिटेटिव ग्रोथ इनकी हो, वैसे ही हम इनको काटें और जानवरों को पूरा खिला दें। उसमें ऐसा तो है नहीं कि उसकी पत्तियां तुम वो काट के अलग फेंक देते हो या कुछ और फेंक देते हो। तो उसको अगर 100 किलो चारा अगर गट्ठा लाए हैं आप घर पे, तो 100 किलो का 100 किलो यूज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। इसलिए अगर पूछा जाए सबसे अधिक कटाई सूचकांक किसका है, तो सबसे अधिक कटाई सूचकांक किसका होता है? चारे वाली फसलों का। किसका होता है? चारे वाली फसलों का। चारे वाली फसलों का किसका होता है? चारे वाली फसलों का। सबसे अधिक कटाई सूचकांक किसका होता है? एक बात और यहीं पे जान लो कि सबसे अधिक कटाई सूचकांक किसका होता है? चारे वाली फसलों का। अब सबसे कम भी जान लो किसका होता है। जब किसी चीज का सबसे अधिक है तो सबसे कम वाला भी पॉइंट होगा। तो अगर पूछा जाए सबसे कम कटाई सूचकांक किसका होता है? तो सबसे कम जो कटाई सूचकांक होता है वो मेरे दोस्तों किसका होता है? दालों का। किसका होता है? दालों का। आपका जो दालों का होता है वो सबसे कम क्या होता है? कटाई सूचकांक। नहीं तो आप महसूस भी करते होंगे कि आपने मसूर की खेती की है तो उसको खोटते रहते होंगे और कितना कम निकलता है। अरहर की खेती करते हो, गट्ठा तो इतना बड़ा आता है, लेकिन एक गट्ठे में मुश्किल से 5 से 6 किलो या 10 किलो तक अरहर निकलती है, लेकिन ऐसा और किसी फसलों में नहीं होता है। अगर अब दालों में भी पूछ ले कि सबसे कम, अगर क्वेश्चन आए कि सबसे कम
कटाई सूचकांक किस फसल का होता है, अगर किसका होता है तो दालों का हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन दिया हो दालों का या चारे वाली फसलों का या अनाज वाली फसलों का, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा उसमें से दालों वाली का। ठीक है, अगर क्वेश्चन फसलों में आए कि सबसे अधिक सबसे कम कटाई सूचकांक किसका पाया जाता है, तो सबसे कम कटाई सूचकांक फसलों में अगर पूछा जाए, सबसे कम कटाई सूचकांक किसका होता है, अगर फसलों में पूछ ली जाए कौन सी फसल है, तो फसल आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी फसल आपकी अरहर। क्या हो जाएगी, अरहर। अरहर का जो कटाई सूचकांक होता है वो सबसे कम होता है, और कितना होता है, यानी कि 19%। कितना होता है, 19%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार, एक बार तो यूपी कैटेड में भी पूछा जा चुका है, एमएससी के एग्जाम में भी, यूजी और पीजी में, यूजी और पीजी दोनों में पूछा जा चुका है ये एग्जाम। आपका जेट का जो एग्जाम होता है, किसका होता है, जेट का, राजस्थान में होता है जेट का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे कम किस फसल का कटाई सूचकांक होता है, तो किसका होता है, आपका अरहर का होता है। यहाँ से कई क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, जैसे कि अभी हम चिन्हित बता दे रहे हैं आपको कौन कौन से आ चुके हैं। जैसे कि आपको बताएं, एक तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि अरहर का कटाई सूचकांक कितना होता है, 19%। एक ये आ चुका है कि सबसे कम कटाई सूचकांक किस फसल का होता है, तो अरहर का होता है। फिर इसके बाद ये आ चुका है कि कटाई सूचकांक का सूत्र क्या होता है, तो आर्थिक उपज बटे जैविक उपज गुणे 100 या इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। ये क्वेश्चन इस पॉइंट से आ चुके हैं, इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा था। इसके बाद देखिएगा, इसको क्या करें, अब बिल्कुल इरेज ही कर दें। क्या कर दें, इरेज ही कर दें, क्योंकि अब इसको यूज तो है नहीं कुछ। ठीक है, कटाई सूचकांक से जो भी कुछ मिलेगा वो इतना ही सब है, क्या है, इतना ही है, तो इसको बिल्कुल हटा दें। हट जाओ मित्र। अब क्या हो जाएगा, इसको इरेज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे हम कि सब लोग कहते हैं कि दालें, दालों के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि गुणसूत्र। क्या होते हैं, गुणसूत्र को किससे लिखते हैं, 2n से लिखते हैं पहली बात, और गुण सूत्र। सबसे पहले ये जानो कि गुणसूत्र शब्द किसने दिया, गुणसूत्र शब्द दिया वाल्टेयर ने। किसने दिया, वाल्टेयर ने। वाल्टेयर ने क्या दिया, गुणसूत्र शब्द दिया। इसके बाद क्या होता है कि दालों में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, देखो दालों में 4 ही 5 गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ और आप नोट कर लो। वो मैं बता दे रहा हूँ और आप क्या कर लो, नोट कर लो। एक तो पाए जाते हैं 22 गुणसूत्र, ठीक है, एक पाए जाते हैं 14 गुणसूत्र, एक पाए जाते हैं 16 गुणसूत्र। ठीक है, 22 किस में पाए जाते हैं, 14 किस में पाए जाते हैं और 16। देखना अभी तुरंत याद हो जाएंगे आपको दालों के गुणसूत्र। एक तो इसके बाद अगर कोई ऑप्शन हो तो वो पहले ही गलत कर दो। क्या हो, इसके बाद कोई भी ऑप्शन हो और वो पहले ही गलत कर दो। रह गई इन 3 की बात, किसकी बात रह गई, 3 की बात। अब ये 22 किस में पाए जाते हैं, तो जितने भी खरीफ क्रॉप की फसलें हैं, किसकी हैं, खरीफ की फसलें, उनमें सब में गुणसूत्र कितने पाए जाएंगे, 22 पाए जाएंगे। रबी की फसलें हैं, उनमें कितने पाए जाएंगे, रबी की फसलें उनमें कितने पाए जाएंगे, 14 पाए जाएंगे। लेकिन रबी की एक फसल को छोड़ के आपको चना में भी, चना अगर बात की जाए चना की, चना अपवाद है, कई जगह पे अपवाद है। नंबर 1 अपवाद तो नहीं कहेंगे क्योंकि चना 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है देसी चना, कैसा होता है, देसी चना। दूसरा कौन सा होता है, काबुली चना। कौन सा होता है, काबुली चना। काबुली चना। तो देसी चना में अगर गुणसूत्रों की बात करें तो कितने पाए जाएंगे, देसी चना में गुणसूत्रों की बात करें तो कितने पाए जाएंगे, और उसमें तो देसी चना में तो 14 ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन अगर काबुली चना की बात करें तो कितने पाए जाते हैं, कि इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाएंगे, 16। या ये यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको ये समझ लो कि हर फसल के गुणसूत्र याद हो गए। देसी चना की याद कर लो, कितने पाए जाते हैं, 14। काबुली चना में 16 पाए जाते हैं। रबी में कितने पाए जाते हैं, 14 गुणसूत्र। खरीफ में कितने पाए जाते हैं, 22 गुणसूत्र। रबी में आती कौन कौन सी फसलें हैं दालों वाली, वो भी देख लो कौन कौन सी हो जाएगी। एक तो हो गई जाएगी चना,
ठीक है। दूसरी हो जाएगी मसूर हो जाएगी, ठीक है। तीसरी आपकी मटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मटर हो जाएगी। चौथा आपका राजमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजमा हो जाएगा। ये किसकी है, रवि की। इसमें सम्य गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, सम्य गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, सम्य गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 14 होती है। अब आ गई, अगर आपको ये नहीं पता इसके भी बारे में जान लो, किसके बारे में, इसके बारे में भी जान लो, कितने हैं 22। इसके बारे में भी जान लो कि खरीफ में कौन कौन सी फसल, एक तो मसूर होती है, आपने सुना होगा मसूर, मसूर में भी कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 में पाए जाते हैं। मसूर नहीं है, मसूर तो रबी क्रॉप की है, मसूर नहीं। आप पढ़ो मूंग, क्या है, मूंग, मूंग में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 22। अगर पूछा जाए अरहर में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, अरहर 22 पाए जाते हैं। फिर अगर पूछा जाए कि वो मोठ में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो 22 पाए जाते हैं। फिर पूछ लिया जाए कि उड़द में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, उड़द में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 22 पाए जाते हैं। फिर अगर पूछ लिया जाए कि लेंस एस्कुलेंटम मतलब चावला, चावला या क्या आ जाए, लोबिया, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लोबिया, लोबिया में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इन सभी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 22 होगी। अगर 14 गुणसूत्रों की बात करेंगे, चना, मूंगफली, चना, मसूर, मटर और राजमा में कितने पाए जाते हैं, 14 पाए जाते हैं। 16 किस में पाए जाते हैं, काबुली चने में सिर्फ पाए जाते हैं। ये हो गई आपके गुणसूत्रों की बात। इसके बाद अगली क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।